नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल तेज हो गई है। कोल्हान से जेएमएम के कई विधायक पहुंचे। समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन भी पहुंचे हैं। बता दें आपको कि पोटका से जेएमएम विधायक संजीव सरदार भी पहुंचे और अब तक कोल्हान से जेएमएम के 4 विधायक पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन से मिलकर एकजुटता दिखाने की कवायद है। वहीं चंपाई सोरेन प्रकरण में इन्हीं विधायकों को लेकर चर्चा भी हो रही। आपको बता दें कि कोल्हान के विधायकों में नाराजगी और चंपाई सोरेन के संपर्क में होने की खबरों के बीच सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे कोल्हान क्षेत्र के जेएमएम के सभी विधायक। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त झारखंड के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन के घर पर अब हलचल तेज हो गई है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां चंपाई सोरेन से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसीलिए ये हलचल अब तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए चंपाई सोरेन के अलग होने के बाद ये हलचल अब तेज हो गई है। देखिए, ये हलचल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखें, चंपाई सोरेन इस वक्त दिल्ली में हैं और आज शाम उनके लौटने की सूचना आ रही है। इस बीच कोल्हान के 4 विधायक जो जमीन के विधायक हैं, और रामदास सोरेन जो घाटशिला से हैं, दुगतलाई से मंगल कालिंदी हैं, कोटका से संजीव सरदार हैं और बहरागोड़ा से समीर महंती हैं। ये 4 नाम और ये 4 विधायक जिसकी चर्चा लगातार चंपाई सोरेन के इस प्रकरण के साथ जुड़ी हुई थी, वो चारों विधायक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हैं और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और जिसको लेकर कई तरह के संशय के बादल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं या अटकलें लगाई जा रही हैं, आज ये देखना होगा कि जब ये सभी विधायक यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत होती है मुख्यमंत्री की, वो क्या अपने सफाई में अपना सीएम के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि ये बातें जहां से भी उठी हो, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन के साथ ये सभी विधायक उनके टच में थे। एक बैठक हुई थी जो खड़गपुर को लेकर बातें आ रही हैं कि खड़गपुर में एक बैठक हुई थी, उसमें इसमें जो आए हैं 4 विधायक, उसमें से कई विधायक उसमें शामिल भी थे और उसके बाद ये सारा चीज हुआ और चंपाई सोरेन झारखंड से दिल्ली पहुंच गए। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि अभी फिलहाल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए। ये सियासी हलचल है, बड़ा उलटफेर है और इसीलिए एक एक अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और इसी बीच भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस्माइलपुर बिंद टोली के पास टूटा है बांध। पानी के दबाव से बांध टूट गया है। तेज बहाव में कई सामान भी बह गए। लोगों के झोपड़ी नुमा घर पानी में बह गए हैं। वहीं बांध का स्पर संख्या 9 का टूट गया है बांध। बता दें कि खबर भागलपुर के इस्माइलपुर बिंद टोली के पास की है, जहां टोली के पास बना बांध पानी के दबाव की वजह से टूट गया, जिससे बांध पर बने लोगों का झोपड़ी नुमा घर पानी में बह गया। वहीं पानी का बहाव तेज होने से लोग अपने सामान को नहीं बचा पाए। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पे बांध टूटा है। देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से झोपड़ी नुमा घर जो लोगों का वहां पे आसपास बना हुआ था वो टूट करके पानी में बह गया है और जो सामान है वो भी बह गया है। और ये अलग अलग 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था जिस वजह से उनका जो घर है वो टूट गया है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोग अपने घर से बाहर हो चुके हैं। और ये नज़ारा देखिए, जहां भागलपुर की ये खबर बता रहे हैं, ग्रामीण गांव छोड़ करके भी भाग चुके हैं कई ग्रामीण ऐसे हैं। और भागलपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिंद टोली के पास बांध टूट गया है और पानी के दबाव से ये बांध टूटा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि तेज बहाव में कई सामान भी बह गए हैं और देखिए किस तरीके से जिनका झोपड़ी नुमा घर था वो बहता हुआ नजर आ रहा है।
और ये भागलपुर से तस्वीर जहां बिंद टोली के पास बांध टूट चुका है। और देखिए कि लोगों के घर कैसे किस तरीके से डूब गए हैं और लोगों की ये मायूसी भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इसलिए सवाल क्योंकि हर चुनाव में सरकार ये दावा करती है कि आने वाले वक्त में बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी, हमारी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए ये सवाल क्योंकि हर बार बारिश होती है और बारिश के बाद ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है और हर बार लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। और इसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, भागलपुर से ये तस्वीर सामने आई है जहां इस्माइलपुर बिंद टोली के पास बांध टूट गया, जिस वजह से लोगों का आशियाना उजड़ गया है। और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए हर बार ये सवाल किया जाता है कि आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल क्या स्थिति है वहां की, क्योंकि जो पीड़ित हैं उन्हें क्या कोई जगह दी गई है रुकने के लिए? रिंग बांध था ये, और ये जो है कट गया है पूरी तरीके से और पानी जो है पूरे गांव में प्रवेश कर गया है। लगभग 10 से 15 घर जो बांध पर बने हुए थे वो गंगा में विलीन हो चुके हैं। वहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और घरों को जो है खाली करा लिया गया है। ऊंचे स्थानों पर सभी ग्रामीण को अभी रखा गया है। वहीं जो सामान था जो बचा सके लोग अपने हाथों में लेके निकल सके वो निकल गए। वहीं सामान की भी काफी क्षति हुई है। जिलाधिकारी और भागलपुर नवगछिया एसपी जो है खुद मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है। वहीं एसपी ने साफ तौर पर बताया है कि जो ग्रामीण है उन्हें खाली करा लिया गया है और फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है ग्रामीण साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा था उसमें गड़बड़ी के कारण जो है ये घटना हुई है। और गंगा का जलस्तर अभी कमा था और कमने के साथ ही तेज कटाव हुआ है, जिसके कारण ये रिंग बांध कट गया है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है जहां अमित शाह के आवास पर बैठक शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। राज्यसभा सीट को लेकर के मंथन अब तेज हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद, वहीं बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया भी पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और दिल्ली से फिलहाल न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि अमित शाह के घर पर यह बैठक शुरू हुई है? जी अमितेश। बैठक टल गई और अभी बैठक की शुरुआत हुई है। थोड़ी देर पहले जितने भी बड़े नेता आए हैं दिल्ली, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े हैं, इसके अलावा साथ में मौजूद हैं दोनों डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं और संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है और कल ही जो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है और बीजेपी की तरफ से जो 2 नामों को फाइनल किया जाना था उसमें एक नाम बीजेपी ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनके लिए पहले ही तय कर दिया है और दूसरा नाम है उसको लेकर के मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ही हल निकलेगा और किसके नाम पर मोहर लगती है अब देखना होगा। जी अमितेश, देखिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी झारखंड में होने वाले हैं और इन दिनों चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है, क्या लगता है इस मुद्दे पर भी कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, इसमें झारखंड के नेता मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि झारखंड को लेकर के इसमें कोई इस बैठक में चर्चा हुई। केवल बिहार बीजेपी के ही नेता मौजूद हैं, इसलिए बिहार के मौजूदा हालात, बिहार के जो राजनीतिक परिस्थिति पर निश्चित रूप से चर्चा होती है जब सभी बड़े नेता एक साथ बैठते हैं तो। लेकिन मुख्य मुद्दा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक मुख्य मुद्दा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवार के नाम को तय करना। और इसके पहले बिल्कुल अमितेश, आप नजर बनाए रखिए कि दूसरा सीट किसको दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और बगहा में एक बार फिर से गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बता दें आपको कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.72 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और धीरे धीरे वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है और फिलहाल गंडक नदी में 1,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि दर्ज की गई है और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो वाल्मीकि नगर कंट्रोल रूम पर जो ताजा अपडेट मिला है वो 1,72,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और नेपाल के इलाकों में लगातार अभी भी बारिश जारी है। और इसके साथ ही उत्तर बिहार के कई इलाके हैं जहां पिछले 48 घंटों से पानी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसके बाद एक बार फिर बाढ़ का संकट धीरे धीरे मंडराने लगा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। CGI ने कहा यह सिर्फ कोलकाता का नहीं पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है, इसलिए हमने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि CBI गुरुवार तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दे। यह संवेदनशील मामला है और इसकी सुनवाई हम करेंगे। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं और हमने डॉक्टर्स को शामिल किया जाएगा इसमें, जो सुरक्षा के उपाय बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को स्वतः नोटिस लिया था। बता दें आपको कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया। देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। वहीं 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ भी की। बात IAS की सीधी भर्ती पर शुरू हुई सियासी जंग की करते हैं, जहां मोदी सरकार ने 2018 में इसे लागू किया था और मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। और लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध करने वालों में सबसे आगे राहुल गांधी है, जो इस फैसले को आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र बता रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जिस लेटरल एंट्री को राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, वो खुद उनकी ही पार्टी की सरकार में लाया गया था। लेटरल एंट्री पर सियासी संग्राम, केंद्र के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। विपक्ष बोला खतरे में आरक्षण। केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार के इस फैसले से SC, ST और OBC का हक छीना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, खुद जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी। लेटरल एंट्री दलित, OBC और आदिवासियों पर हमला है, बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा NDA गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं। बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है।
यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री पर विवाद खड़ा करने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ जाहिर है। लेटरल एंट्री की अवधारणा को यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में यूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यूपीए के बनाए एआरसी ने उन पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई थी, जहां अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। एनडीए सरकार ने इसी सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया और यूपीएससी के माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में स्थापित किया गया था, जब यूपीए सत्ता में थी। राहुल गांधी जी, आपके यूपीए के शासनकाल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें लोग यूपीएससी से गए थे क्या? सोनिया गांधी जी हों, अरुणा रॉय हों, तमाम ऐसे लोग थे जो अकाउंटेबिलिटी जिनकी बिल्कुल नहीं थी और कानून वही बनाते थे। तो आज राहुल गांधी जी लेटरल एंट्री के नाम पे भ्रम फैलाना बंद करिए आप। राहुल जी बार बार ये कहते हैं कि 90 सचिवों के जो अगर आप गिनेंगे उनको, तो उनमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो आरक्षित वर्ग से हैं। ये दिखाता है केंद्र सरकार कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और धीरे धीरे बैकडोर से संविधान को बदलने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया। ये प्रिविलेज्ड की एंट्री है, अभिजात्य वर्ग की एंट्री है। परीक्षा पास करके नहीं आए, अब ऐसे आ जाओ। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।